नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ब्राह्मणी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक रावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्रिय मित्रों। पिछली क्लास में मैंने आपको विटामिन से स्टार्ट किया हुआ है तथा इसी क्लास में हम विटामिन को कंटिन्यू रखने वाले हैं। हाँ ना, यह MPPSC प्री 2025 हमारा टारगेट है, जिसमें यूनिट 7 को मैं पढ़ा रहा हूँ। इस यूनिट 7 में न्यूट्रिशन वाले टॉपिक जो सब हेडिंग है 5वें नंबर पर, उसको कवर करवा रहा हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है और इससे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेरे को बताने की आवश्यकता है नहीं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आप उस स्टेज में हो कि आपको क्वेश्चंस को एकदम नेस्तनाबूद करना है, तो मैं आपको सबसे पहले मेन टॉपिक, जो मुख्य टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आपको मिलने ही वाले हैं परीक्षा में, और यदि उसमें हमारा योगदान आपके साथ जुड़ जाएगा तो फिर आप भी कुछ अच्छे शब्दों का बोल करेंगे, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। चलते हैं फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में विटामिन ए तक मैं आपको पढ़ा चुका था कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इस क्लास में हमें उसके आगे कवर करना है। चूँकि मैं हल्का सा 1 मिनट आपको पिछली क्लास का बताना चाहता हूं कि क्या क्या ओवरऑल मैंने उसे सारांश निकाला हुआ है। मैंने आपको यह बताया हुआ है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन तथा दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के याद करने का मैंने आपको एक शानदार सा तरीका बताया हुआ था, KEDA कीड़ा। तथा जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है। आप BC याद कर लीजिएगा, बिसलरी से याद करना है, मैंने आपको समझाया हुआ था। अब हमें इन विटामिन का अध्ययन करना था, तो सबसे पहले हमने वसा में घुलनशील विटामिन को देखा था, जिसमें से एक विटामिन हम कवर कर चुके थे, उसका नाम था विटामिन ए। आज की क्लास में हम दूसरे विटामिन की ओर अग्रसर होने वाले हैं, और वो है आपका विटामिन डी। मैंने आपको बताया हुआ था कि विटामिन से किन किन बिंदुओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप यह जो सभी लिखा हुआ है इसको एक बार के लिए भूल जाओ। पहला बिंदु, रासायनिक नाम क्या है उस विटामिन का। दूसरा बिंदु, उस विटामिन की खोज किसने की। तीसरा बिंदु, उसका सोर्स क्या है। और चूंकि मैंने आपको यह भी मेंशन किया हुआ था पिछली क्लास में कि क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है, बेस्ट सोर्स कौन सा होता है। समझे मेरी बात, पूरे सोर्स नहीं पूछे जाते हैं, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है वह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कुछ उस विटामिन से रिलेटेड उसकी खासियत होती है, तो उसको बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। और उस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, और उस विटामिन को और किस विटामिन के नाम से जाना जाता है। बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। चलो अब विटामिन डी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कैल्सीफेरॉल। और एक मज़ेदार बात आपको बताने जा रहा हूँ, यह जो विटामिन डी है ना, यह 3 प्रकार का होता है। विटामिन D1 होता है, विटामिन D2 होता है तथा विटामिन D3 भी होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3 का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसको ज़रा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। यह जो विटामिन डी है यह 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका विटामिन D1, दूसरा है आपका विटामिन D2 तथा तीसरा है आपका विटामिन D3। विटामिन D1 का वही रासायनिक नाम होता है जो कि विटामिन डी का होता है, यानी कि कैल्सीफेरॉल। समझे मेरी बात, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का नाम होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल। समझे मेरी बात। विटामिन D3 का नाम होता है कोहली मत कर देना, कोली कैल्सीफेरॉल, कोली कैल्सीफेरॉल। यह विटामिन D3 का रासायनिक नाम होता है। पुनः से याद कीजिएगा, विटामिन D1 कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 कोली कैल्सीफेरॉल। समझे मेरी बात। अब देखो, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, बेस्ट सोर्स इसका क्या होता है ना। तो सोर्स को हटाकर आप लिखो सबसे अच्छा सोर्स, बेस्ट सोर्स।
समझे मेरी बात। ये है आपकी हेडिंग। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूर्य की किरणें यानी कि सनलाइट। यह आपका पहला आंसर है। यदि आपको ऑप्शन में सूर्य की किरणें यानी कि सनलाइट नहीं मिलता है देन उसके बाद आपका आंसर होगा कॉड यकृत तेल। कॉड मछली का नाम है, मैंने आपको विटामिन ए में भी बताया हुआ था। हेलीबट एवं कॉड मछली के यकृत में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कॉड मछली के यकृत में विटामिन डी और भी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। तो यह इसके मेन सोर्स हैं, सूर्य की किरणें और दूसरे क्या है आपका कॉड यकृत तेल। बाकी आप भूल जाओ, बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाना है, यह आपको भी मालूम है, हाँ ना। अब देखो मेरे भाई, जब आप हार्मोन्स की बात करते हो, एक हार्मोन का नाम सुना होगा पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन को पैराथायरॉक्सी हार्मोन भी कहा जाता है, कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले फिलिप कोलिप नामक व्यक्ति में इसे देखा गया था, वहाँ से इसका नाम पड़ गया था कोलिप्स हार्मोन, है ना। यहाँ पर गले में पाई जाती है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ऐसे 4 डॉट होते हैं, समझ गए। अब मेरे भाई इसे हार्मोन विटामिन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस विटामिन डी को यह पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट करता है, बनाता नहीं है, एक्टिवेट करता है। जैसे आप मेले से कोई हल्की सी कार लेकर आए अपने बच्चे के लिए, उसमें चाबी आती है, आपने चाबी भर दी तो उस चाबी ने उस कार को एक्टिवेट किया है। अब जैसे आप अपने ट्रैक्टर को चालू करते हो, चाबी आपने चालू की, उसने एक्टिवेट कर दिया, तो उसके लिए चाबी क्या हो गई? हार्मोन हुई कि नहीं हुई? वैसे ही यह पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। समझ गए मेरी बात। और यह जो विटामिन डी है यह मेनली मुख्य तौर पर 2 मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और उनका नाम है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। इस बिंदु को याद कीजिए, और यह मोस्ट डिमांडेबल क्वेश्चन है विटामिन डी को लेकर। समझे मेरी बात। विटामिन डी कौन कौन से मिनरल को एब्जॉर्ब करता है? आपका जवाब होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। समझ गए। अब देखो मेरे भाई, यह जो आप बिंदु देख रहे हो कि विटामिन डी को उत्प्रेरक विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि कैटालिस्ट विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पहले मैंने आपको एक बिंदु बताया कि विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। अब जरा हार्मोन के खेल को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हार्मोन आपसे करवाता क्या है। अब एक बड़ा साधारण सा आपके ही दैनिक जीवन का उदाहरण देता हूँ। जब आप स्कूल में 9वीं 10वीं में प्रवेश करते हो, 11वीं 12वीं में पहुँचते हो, तो यह जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा है, इसमें आप ऐसे 3 तूफान वाले काम करते हो। पता चले शर्ट के बटन खुले हुए हैं, भले आपकी शर्ट फटी हुई है ना, छाती है नहीं, बटन खुले हैं दिखा रहे हैं, एकदम ताव में चल रहे हैं, आपको कोई हल्का सा उल्टा शब्द कह दे, हल्की सी गाली निकाल दे, आप ऐसे बरसते हैं उसके ऊपर कि गाज ही आकर गिर गई हो। एकदम विद्रोही अवस्था होती है ना वो वाली, करो या मरो अवस्था वाली। और आपके प्रिय जन के सामने यदि कोई उल्टा शब्द बोल दे तो आप तो उसके घर वालों को भी नहीं छोड़ते, धमकियाँ, गैंग चलती है उस वक्त। ये सब आपको हार्मोन करवाता है, क्योंकि उस यौवन अवस्था में आपके शरीर से पहली बार हार्मोन सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं, तो वो हार्मोन की उत्तेजना आपसे वो कार्य करवाती है। समझे मेरी बात। पूरा खेल हार्मोन का है आपकी बॉडी में। जब आप जरा अवस्था में प्रवेश करते हो, यानी बुढ़ापे में प्रवेश करते हो, तब अपने जीवन को देखते हो, उसका आकलन करते हो। उस वक्त आपको याद आता है, यार उस वक्त ये किया था, उस वक्त ये किया था। क्या आप उस जरा अवस्था में वह कार्य कर सकते हो जो कार्य आपने
अपने यौवनावस्था में किए हैं? नहीं, क्योंकि वो हार्मोन उतनी ज़्यादा एक्टिवेट है ही नहीं उस जरा अवस्था में। जब आप 30 साल के भी हो जाओगे तो आप अपने इस 12 से 16 या फिर 18 वर्ष के बीच की उम्र को याद करोगे। वो कहानियाँ आप अपने दोस्तों में सुनाते हो, क्योंकि वो कहानियाँ आपसे हार्मोन ने करवाई हैं। तो हार्मोन आपसे कार्य करवा देता है, समझे मेरी बात। लेकिन उस कार्य में हार्मोन ने भाग थोड़ी लिया है, लिया है क्या? नहीं। और उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होती है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो हार्मोन ने जो आपसे कार्य करवाया है, उस कार्य में हार्मोन ने भाग थोड़ी लिया है, उसकी दर को बढ़ाया है। इसलिए इस विटामिन डी को कहा जाता है उत्प्रेरक विटामिन, समझे मेरी बात। कैटालिस्ट विटामिन कहा जाता है। जरा पुनः से इन बिंदुओं पर एक बार गौर कीजिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आप कहोगे कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की खोज किसने की? एडवर्ड मेलन वाई ने इसकी खोज की है ना। और विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो आंसर था आपका हॉपकिंस। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है विटामिन डी का? पहला आंसर करोगे आप सूर्य की किरणें, सनलाइट। यदि ऑप्शन में आपको सनलाइट नहीं मिलता है देन उसके बाद आपका दूसरा आंसर होगा कॉड यकृत तेल। इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथायरॉक्सी हार्मोन या फिर कोलेप्स हार्मोन एक ही नाम है। इसको एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अवशोषण में सहायक विटामिन होता है। इसे उत्प्रेरक विटामिन यानी कि कैटालिस्ट विटामिन का भी दर्जा दिया गया है। अब चलते हैं आगे की ओर। विटामिन D1 भी बताया, D2 भी बताया, D3 भी बताया। विटामिन D1 का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, D2 का रासायनिक नाम है अर्गोकैल्सीफेरॉल तथा D3 का रासायनिक नाम है कोलीकैल्सीफेरॉल। अब देखो मेरे भाई, विटामिन डी की कमी से आपको कौन कौन से रोग होते हैं जरा देख लेते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं उनमें से पहला है आपका ऑस्टियोमलेशिया, इसे मृदुलास्थि रोग भी कहा जाता है। यह जो ऑस्टियोमलेशिया रोग है यह मुख्य तौर में स्त्रियों में होता है, और जिन भी स्त्रियों को यह ऑस्टियोमलेशिया होता है उनकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। जब रीढ़ की हड्डी झुक जाती है तो फिर वह झुककर चलती हैं, और जब वह झुककर चलेंगी तो कमर व जांघों में तो दर्द तो स्वाभाविक सी बात है कि होगा ही। तो यह 3 बिंदु हैं, यह पूछे जाते हैं किस हार्मोन की कमी से स्त्रियों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। अब उसने मेंशन ही नहीं किया ऑस्टियोमलेशिया को, तो आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि विटामिन डी की कमी से स्त्रियों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, कमर व जांघों में पीड़ा सहन करनी पड़ती है। समझे मेरी बात। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि छिद्रता। नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद हो जाता है। अब हड्डियों में छेद होगा तो बोन की डेंसिटी भी कम हो जाएगी, होगी नहीं होगी। इस ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद हो जाता है, जिस वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है। विटामिन डी की कमी से एक और बड़ा फेमस रोग है जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है, रिकेट्स। यह बच्चों में होता है। इस रिकेट्स को आप कहते हो सूखा रोग। क्या कहते हो? सूखा रोग। यह बच्चों में होता है, समझे। और सूख जाते हैं बच्चे, हड्डी हो जाते हैं एकदम। आप बोलते हो ना सामान्य भाषा में, देखो तो एक हड्डी है, सिंगल हड्डी है, एक दूंगा हड्डी पसली एक हो जाएगी। आप उसे ही एक दे पाओगे ना, इसमें हड्डी हड्डी दिख रही है। और हट्टा कट्टा आदमी होगा तो आपकी तो क्षमता ही नहीं होगी कि आप कह दो एक दोगे। आप कहोगे इससे पहले वो आपको दे देगा, पता चले आपकी हड्डी पसली एक हो जाए। तो यह मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी से 3 रोग आपको होते हैं। रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, सूखा रोग कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया मृदुलास्थि रोग स्त्रियों में होता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, कमर व जांघों में पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अस्थि छिद्रता ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाता है, जिस वजह से हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। अब देखो जो नेक्स्ट विटामिन है वो है हमारा विटामिन ई। समझे मेरी बात। और
यह जो विटामिन ई है बड़ा सुंदर विटामिन है। इसको पढ़ने में एक अलग ही चाम मिलता है, अलग ही मज़ा आता है इसका अध्ययन करने में। अब मेरे भाई, इसकी खोज किसने की? तो आपका जवाब होगा इवांस और वाइसोप ने इसकी खोज की। इवांस और वाइसोप, ये है इसका नाम। इवांस और वाइसोप ने इसकी खोज की। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका जवाब होगा टेकोफेरोल। यह इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ई का। अच्छा, विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? देखो यहाँ पर कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो और मैंने आपसे यह कहा कि आपको फालतू की चीज़ें तो बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, इन्हें तो आप भूल ही जाओ। आपको उस पर्टिकुलर विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स याद करना है। विटामिन ई का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो होता है अंकुरित गेहूं का तेल। अंकुरित गेहूं का तेल, यह इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है। और यदि आप चाहते हो कि आपकी स्किन में ब्यूटी आए, आपकी स्किन चमके, आपकी स्किन ग्लो करे, तो आप अंकुरित गेहूं के तेल को लगाइए। आप 20 दिन लगाकर देख लीजिए, एक अलग ही ग्लो आपकी स्किन में दिखेगा। अब लगाकर ये नहीं कि आप तेज़ धूप में जाकर ना खा रहे हो ना पी रहे हो, एकदम समोसा खा के क्रिकेट खेल रहे हो, खेत में काम कर रहे हो। आपको उस वातावरण में भी रहना पड़ेगा, धूल धक्कड़ से दूर रहना पड़ेगा, है ना? तो आप फिर इसका रिजल्ट देख सकते हो। यही कारण है कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। सौंदर्य विटामिन का दर्जा दिया गया है विटामिन ई को। और यह त्वचा को स्वस्थ व चमकदार बनाए रखता है। विटामिन ई का सबसे बड़ा खेल रिप्रोडक्शन में है। यदि महिलाओं में विटामिन ई की कमी हो जाए, सुनना मेरा स्टेटमेंट क्या है, यदि महिलाओं में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उनमें वांझपन आ जाता है, स्टेरिलिटी आ जाती है। बहुत ज़्यादा विटामिन ई की कमी से यदि उनमें एक बार वांझपन आया, स्टेरिलिटी आई, तो फिर आप ये मत सोचना कि विटामिन ई की बाद में पूर्ति करने से वह वांझपन दूर हो जाएगा, नहीं होगा। विटामिन ई इसलिए महिलाओं को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम उनको विटामिन ई के कैप्सूल दिए जाते हैं। यानी क्या है, स्टेरिलिटी को दूर करता है, वांझपन को दूर करता है। यही कारण है कि विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिक विटामिन कहा जाता है। एंटी स्टेरिलिक विटामिन का मतलब है कि यह वांझपन को दूर करता है। समझ गए मेरी बात? अब मेरे भाई, आपके शरीर में जो डेड सेल होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर देखो कोई ब्लैक स्पॉट मिल रहा है। ये ब्लैक स्पॉट क्या है? डेड सेल का बना हुआ हल्का फुल्का गुच्छा है। आपको कहीं पर कोई पिंपल हो गया, वहाँ पर ब्लैक ब्लैक धब्बा सा पड़ जाता है, वो भी डेड सेल का स्पॉट है ना? और आपके शरीर में जो रिएक्शंस चलती हैं, उन रिएक्शंस के द्वारा नवजात ऑक्सीजन निकलती है और उस ऑक्सीजन को किल करने का कार्य, जो कि आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, उस ऑक्सीजन को किल करने का कार्य यह विटामिन ई करता है। क्योंकि वह ऑक्सीजन आपकी स्किन को खराब करती है और स्किन को ठीक करने का ठेका किसने ले रखा है? विटामिन ई ने। तो यदि वह ऑक्सीजन हमारी स्किन पर चोट पहुंचा रही है तो हमें उस ऑक्सीजन को ख़त्म करना होगा। और हमारी बॉडी में विटामिन ई यही कार्य करती है। विटामिन ई इस ऑक्सीजन को ख़त्म करती है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई कैंसर को दूर भी करता है। देखो, कैंसर को दूर विटामिन सी भी करता है, विटामिन ई भी करता है। यदि क्वेश्चन यह आ जाए कि विटामिन, कौन सा विटामिन कैंसर को दूर करता है, तो विटामिन सी आपकी पहली प्राथमिकता है। वो हम डिस्कशन करेंगे जब विटामिन सी का अध्ययन करेंगे, है ना? अभी आप सुनिएगा,
यह कैंसर को दूर भी करता है, इसलिए इसे एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन भी कहा जाता है तथा ऑन्कोजीन विटामिन भी कहा जाता है। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन तथा ऑन्कोजीन विटामिन भी कहा जाता है। एक बार विधिवत तरीके से जो बिंदु मैंने आपको बताए हुए हैं उन बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए। विटामिन ई की खोज किसने की? आपका आंसर होगा इवांस एवं बाइसोप ने इसकी खोज की। इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? अंकुरित गेहूं का तेल। इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, स्किन को ग्लोइंग करके रखता है तथा चमकदार बना के रखता है। इसे एंटी स्टर्लिक विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह बांस को खत्म करने का कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह कैंसर को खत्म करने का कार्य करता है, इसलिए ऑन्कोजीन विटामिन भी इसे कहा जाता है। एंटी कार्सिनोजेनिक, ऑन्कोजीन। समझे मेरी बात? अब चलो आगे की ओर। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि विटामिन ई का सबसे बड़ा खेल किसमें होता है? रिप्रोडक्शन में, यानी कि प्रजनन में। तो इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। समझे मेरी बात? क्योंकि यह संतानोत्पत्ति में, यानी कि संतान की उत्पत्ति में अहम भूमिका निभाता है। मेरे भाई, इसकी कमी से नर और मादा में रिप्रोडक्टिव पावर डिस्ट्रॉयड हो जाती है। जैसे मैंने मादा में इम्पोर्टेंट, नर में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा लड़कियों की अपेक्षा लड़के उतने सुंदर होते भी नहीं। वो तो उनकी अपनी खुद की मेहनत है कि जिम कर लेते हैं, धूल उल से दूर रहते हैं, धूप से भी दूर रहते हैं, और कुछ इसका आनुवंशिक खेल भी होता है। माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन लड़कियों की अपेक्षा लड़के उतने सुंदर नहीं होते यदि स्किन वाइज देखा जाए तो। छवि के तौर पर तो लड़के ही अच्छे होते हैं। अब मेरे भाई, इसकी कमी से नर व मादा में प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है और पुनः विटामिन की पूर्ति करने पर भी आपको वह प्रजनन क्षमता प्राप्त नहीं हो पाती। मैंने आपको मेंशन किया था, यदि महिलाओं में बहुत ज़्यादा विटामिन ई की कमी हो गई और उस वजह से उनको एक बार स्टेरिलिटी आ गई, बांझपन आ गया, तो आप विटामिन ई की पूर्ति कर कर उस बांझपन को दूर नहीं कर पाओगे। वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। मुर्गियों में इसकी कमी से अंडे से बच्चे नहीं बनते हैं। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, इसको स्टार करके लिख लेना, यदि एग्जाम में आएगा तो यह आपसे ही बनेगा, क्योंकि बहुत गहरा पॉइंट है। समझे मेरी बात? ये रहा आपका विटामिन ई। अब चलते हैं आगे की ओर। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। अब देखो भाई, विटामिन ई करता क्या है? आपकी स्किन को ग्लो करके रखता है, चमकदार बना के रखता है, स्वस्थ बना के रखता है, हेल्दी बना के रखता है। अब यदि विटामिन ई की कमी हो जाए तो स्किन उतनी चमकदार नहीं दिखती है, उतनी ग्लोइंग नहीं होती है, जिससे उस व्यक्ति को देखकर हमें यह लगता है कि इसकी एज ज़्यादा हो गई है। आपने देखा होगा, देखते ही हो, किसी की एज 20 साल है, लगता है कि इसकी एज 30 साल है, 26 से कम का ही नहीं होगा। और किसी की एज 25-26 साल है, लगता है तो 22 साल का है ना। विटामिन ई का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि विटामिन ई की कमी हो गई तो उस व्यक्ति को अर्ली एजिंग आ जाती है। अर्ली एजिंग का मतलब क्या है? कम उम्र में वह अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है, उसे अर्ली एजिंग कहा जाता है। और दूसरा है प्रजनन रोग। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। समझ गए? अब चलते हैं आगे की ओर, विटामिन के बारे में। विटामिन के कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत थोड़ा सा है, तो उसको देख लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनिन या फिर फिनाडिन। फाइलोक्विनिन या फिर फिनाडिन। विटामिन के की खोज किसने की? आपका आंसर होगा हेनरिक डेम ने इसकी खोज की, है ना। इस विटामिन के को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि जटिल विटामिन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन विटामिन डी को भी कहा जाता है, क्योंकि उसके भी तो 3 प्रकार थे ना, विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3। वैसे ही विटामिन के भी तो 3 प्रकार हैं,
विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3। अब देखो भाई, विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका आंसर होगा फाइलोक्विनिन या फिर फेनाडिन। फाइलोक्विनिन है ना, फाइलोक्विनिन। विटामिन K2 का रासायनिक नाम क्या होता है? मीनाक्विनोन। यह विटामिन K2 का रासायनिक नाम है। क्या है? मीनाक्विनोन। विटामिन K3 का रासायनिक नाम क्या होता है? मीनाडीओन। याद रखना यह तीनों नाम। विटामिन K3 का रासायनिक नाम होता है मीनाडीओन। समझी मेरी बात? और K2 का क्या होता है? मीनाक्विनोन। इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन यानी कि जटिल विटामिन कहा जाता है। विटामिन K का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? दोस्त मेरे, इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है अल्फा अल्फा, जिसे आप मशरूम कहते हो, है ना, कुकुरमुत्ता कहते हो देसी भाषा में। तो यह इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है अल्फा अल्फा। यह अल्फा अल्फा उसमें पाया जाता है मशरूम में, कुकुरमुत्ता में। बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत महंगा भी होता है। समझे मेरी बात? तो याद रखिएगा, विटामिन K का सबसे अच्छा सोर्स है अल्फा अल्फा। अब दोस्त मेरे, यह जो विटामिन K है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। याद करो, बड़ी आंत के 3 भाग होते थे, सीकम, कोलोन, रेक्टम। कोलोन वाले भाग में मौजूद था ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा वहाँ पर विटामिन K का संश्लेषण किया जा रहा था। तो यह जो विटामिन K है, मानव शरीर की बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में बनता है। और इसका सबसे बड़ा खेल क्या है? सभी को पता है, छोटे से बच्चे को पता है यदि वो स्कूल जाने लगा है तो। यह रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अब यदि विटामिन A की कमी हो जाएगी, चूंकि विटामिन A का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, अब विटामिन A की कमी हुई तो यह रक्त का थक्का नहीं जमा पाएगा। अब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रक्त बहेगा, और रक्त के बहने को आप कहते हो ब्लीडिंग होगी। यहाँ पर लग गया हमें। अब विटामिन A की कमी है हमारे शरीर में, तो 2-4 मिनट में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। पता चले 10-12 मिनट तक ब्लीडिंग है, हमारे शरीर को खून की कमी और हो जाएगी, पता चले मौत आ गई। तो विटामिन K का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग करवाना। यदि विटामिन K की कमी हुई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि रक्त बहेगा, जिसे आप कहते हो ब्लीडिंग, यानी कि विटामिन K की कमी से आपको ब्लीडिंग होती है। समझे मेरी बात? ये रहा आपका पूरा का पूरा फैट सोल्यूबल विटामिन। पिछली वीडियो में विटामिन A को कवर किया था, इस वाली वीडियो में D, E, K, इन तीनों विटामिन को कवर किया है। अब देखो ज़रा ध्यान से, एक बार ओवरऑल मैं आपको फटाफट तरीके से इसके मोटे मोटे बिंदु याद करवा देता हूँ। विटामिन D, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। खोज किसने की? एडवर्ड मेलेनवाई ने। सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सूर्य की किरणें। समझे मेरी बात? और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? कॉड यकृत तेल। इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉक्सी हार्मोन, कोलेप्स हार्मोन इसे एक्टिवेट करने का कार्य करता है। यह विटामिन D कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। इसे उत्प्रेरक विटामिन का भी दर्जा दिया गया है। विटामिन D की कमी से आपको रिकेट्स होता है, यानी कि सूखा रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया होता है, मृदुलास्थि रोग स्त्रियों में होता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, कमर व जांघ में पीड़ा का सहन करना पड़ता है। अस्थि छिद्रता, यह तीसरा रोग है, जिसे आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हो। अस्थियों में छेद हो जाता है और बोन डेंसिटी कम हो जाती है। विटामिन E, इवांस और बाइसोप ने इसकी खोज की। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है अंकुरित गेहूं का तेल। इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह स्किन को ग्लोइंग तथा हेल्दी करके रखता है। एंटी स्टेरोलिक विटामिन कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहा जाता है, ऑन्कोजीन विटामिन भी कहा जाता है। इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह संतानोत्पत्ति में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता तथा महिलाओं में वांछपन आ जाता है। मुर्गियों में इसकी कमी से अंडे से बच्चे नहीं बनते हैं। इसकी कमी से अर्ली एजिंग आ जाती है, और
आप लिख सकते हो कि प्रजनन रोग हो जाता है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो फर्टिलिटी आ जाती है। विटामिन के, इसका नाम होता है फाइलोक्विनिन या फिर फिनाडीन। हेनरिक डेम ने इसकी खोज की, इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को भी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है अल्फा अल्फा विटामिन के। यह मानव शरीर में बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में बनता है। यह रक्त का थक्का जमाने में अहम भूमिका निभाता है, इसकी कमी से ब्लीडिंग होती है। तो ये रहा आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। अगली वीडियोस में हम देखने वाले हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।